ई लर्निंग होम साइंस क्लास में सबका स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम आप लोग को गृह विज्ञान खंड क का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। प्रतिदर्श बजट मतलब बजट का नमूना तैयार करना। बजट परिवार में बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पारिवारिक बजट क्या होता है। तो पारिवारिक बजट परिवार में चलने वाली आय व्यय की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में अंकित कर देने वाला प्रपत्र है। यानी जहां व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। परिवार एक ऐसा केंद्र होता है जहां व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह कुछ न कुछ धन को व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च करता है या उसे करना पड़ता है। प्रत्येक व्यय परिवार की आय में से ही किया जाता है। तो पारिवारिक आय और व्यय की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में जो अंकित किया जाता है उसको पारिवारिक बजट का प्रपत्र है। पारिवारिक बजट को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि पारिवारिक बजट एक निश्चित अवधि मतलब निश्चित समय में परिवार के में होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला प्रपत्र है। बजट अर्थ को जान लेने के उपरांत हम इसकी परिभाषा को भी स्पष्ट कर देते हैं। कुछ अर्थशास्त्री अलग अलग परिभाषा दिए हैं, जिसमें से क्रेग तथा रस की परिभाषा महत्वपूर्ण है। क्रेग तथा रस ने कहा है, बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। अर्थात बजट भूत मतलब जो बीत गया है उसके खर्च, और भविष्य जो आने वाला है उसका अनुमान लगा लिया जाता है कितना खर्च करना है। और वर्तमान जो इस समय वर्तमान समय की जो जिस मद पे हम निश्चित रूप से खर्च करते हैं उसका लेखा जोखा होता है। बजट की परिभाषा के बाद अब हम यह जान लेते हैं कि पारिवारिक बजट का उद्देश्य क्या है। तो पारिवारिक बजट किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है परिवार की आय का सही विवरण रखना। पारिवारिक बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि उस परिवार में कितनी आय हो रही है उसका सही विवरण को प्राप्त हो सके। दूसरा है सभी प्रकार की व्ययों का ज्ञान प्राप्त करना। सभी प्रकार की व्यय मतलब जो हम व्यय करते हैं अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यय करते हैं उन सभी व्ययों का ज्ञान प्राप्त करना। अगर हम बजट नहीं बनाएंगे, उसको लिखित रूप में अंकित नहीं करेंगे तो हमको यह नहीं पता रहता कि हम कितना व्यय किए और किस मद पर व्यय किए हैं। तीसरा है पारिवारिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना। अगर बजट बनाते हैं तो हमें परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बजट बनाना पड़ता है। तो हमको सभी पारिवारिक आवश्यकताओं का ध्यान रख पाते हैं। चौथा है बचत का प्रावधान रखना। अगर हम पारिवारिक बजट बनाकर खर्च करते हैं तो उसमें बचत का भी प्रावधान रखा जाता है। बचत जो हमारे भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। पांचवा है अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना। बजट बनाकर
अगर हम परिवार का बजट बनाते हैं, पारिवारिक बजट बनाते हैं, तो जो अनावश्यक जो फिजूल खर्च होते हैं उसको हम नियंत्रित रखते हैं। जो जरूरत की चीजें होती उसी पे खर्च करते हैं। तो कुल मिलाकर पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए परिवार की आय का सही विवरण तथा व्यय पर नियंत्रण करना होता है। अब हम पारिवारिक बजट के लाभ तथा महत्व के बारे में बताएंगे। तो पारिवारिक बजट का पहला लाभ होता है अनावश्यक व्यय के नियंत्रण में सहायक। जैसा कि हम बता चुके हैं, अनावश्यक व्यय जो फिजूल खर्च होता है, फिजूल खर्च जो अगर उस व्यय पर उसको व्यय न किया जाए फिर भी हमारा काम चल जाता है, ऐसे व्यय को नियंत्रण रखना। अगर बजट बनाते हैं तो हम अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं। पारिवारिक समृद्धि के लिए, सुख सुविधा के लिए अनिवार्य है कि अनावश्यक पारिवारिक व्यय को नियंत्रित किया जाए तथा सूझबूझ समझदारी से बजट तैयार करके उसके अनुसार ही व्यय किया जाए। दूसरा है आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक। पारिवारिक बजट में पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर ही व्यय किया जाता है। इस व्यवस्था के कारण पारिवारिक आय तथा व्यय परस्पर संतुलित बना रहता है। आय और व्यय में संतुलन बना रहता है। तीसरा, मितव्ययिता की आदत के विकास में सहायक। मितव्ययिता यानी फिजूल खर्ची नहीं करना, जहां आवश्यक हो वहीं पर खर्च करना, उसी को मितव्ययिता कहते हैं। अगर पारिवारिक बजट बनाया जाता है तो पहले से निर्धारित रहता है कि कितना हमको व्यय करना है, व्यय की सीमा का ध्यान रखना होता है। इससे मितव्ययिता की आदत का विकास होता है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। इसलिए पारिवारिक बजट का लाभ होता है कि मितव्ययिता की आदत पड़ जाती है। चौथा है पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। पारिवारिक बजट बनाने के तथा उसके पालन की दशा में जो गृहिणियां होती हैं, घर का जो बजट बनाता है वो अपने व्यय को निर्धारित सीमा में ही रखता है, अधिक नहीं खर्च करता, तो उससे पारिवारिक ऋण से वो बचा रहता है। ऋण मतलब कर्ज होता है। अगर हम आय व्यय को ध्यान में रखकर बजट बनाते हैं, आय व्यय हमारा संतुलित रहता है, तो हम भविष्य में किसी से ऋण नहीं लेंगे और हमारा परिवार अच्छे से चलेगा। इससे गृह अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का अवसर नहीं मिलता है। पांचवा है पारिवारिक बचत में सहायक। जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो उसमें बचत का भी प्रावधान होता है। जितनी हमारी आय होती है वो हम पूरी आय नहीं खर्च करते, बल्कि बजट बनाकर जो आवश्यक चीज़ों पे हम खर्च करते हैं और उसमें कुछ पैसे भविष्य के लिए भी बचा लेते हैं, जो हमारे भविष्य में जैसे बीमारी में और कहीं शादी ब्याह, कोई पार्टी, जन्मदिन, कहीं भी जो ज़रूरत पड़ती है आवश्यक रूप से, उस पे हम वो बचत का पैसा खर्च करते हैं। इसलिए पारिवारिक बजट का महत्वपूर्ण लाभ यह भी होता है, पारिवारिक बचत में वो सहायक होता है। छठवां है रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। पारिवारिक बजट से रहन सहन का स्तर उन्नत बनता है। पारिवारिक बजट बनाकर जो गृहिणियां अपने पारिवारिक व्यय को व्यवस्थित बना लेती हैं और उनका रहन सहन उन्नत हो जाता है। व्यवस्थित करके वो सूझबूझ से अपनी आय को इस ढंग से व्यय करती हैं जिससे भविष्य में ऋणग्रस्तता नहीं रहती और उनका रहन सहन का स्तर उन्नत बना रहता है। सातवां है पारिवारिक सुख शांति एवं समृद्धि में सहायक। अगर परिवार में बजट बनाकर खर्च किया जाता है तो ऋणग्रस्तता नहीं रहती, किसी से कर्ज नहीं लिया जाता, उधार नहीं होता और बचत भी रहता है, तो इससे परिवार
सुखी रहता है, उसमें शांति रहती, किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता, क्योंकि पारिवारिक बजट जब बनाया जाता है तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिससे परिवार की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है और पारिवारिक सुख, शांति एवं समृद्धि में भी वृद्धि होती है। पारिवारिक बजट के लाभ और महत्व को जानने के पश्चात हम यह जानना बहुत आवश्यक है कि पारिवारिक बजट की रूपरेखा क्या है। अब हम आप लोग को पारिवारिक बजट की रूपरेखा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो पारिवारिक बजट की रूपरेखा, जितनी हमारी आय है, कुल वार्षिक आय में जैसे वेतन, ब्याज, किराया इत्यादि, अगर मकान किस किराए पे दिया गया है तो जो किराया आता है वो भी आय में उसकी भी गणना होती है। अगर जो कोई परिवार अपने पैसों जो बचत होता है उसको ब्याज पे भी उठा देता है तो वो भी ब्याज हमारी वार्षिक आय में उसकी गणना होती है। तो कुल वार्षिक आय में जो हमारा वेतन है, ब्याज है, किराया है, ये सारी चीज़ों का हम विवरण लिखते हैं। इसके बाद है भविष्य के लिए बचत, जो भविष्य के लिए बचत किया गया हो, जैसे जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंक के माध्यम से कुछ भी बचत किया गया हो वो भी उसको भी हम अंकित करते हैं। इसके बाद है करों का भुगतान। करों मतलब जो टैक्स हम जो देते हैं, सेवा जो जिसका लाभ हम उठाते हैं, उसका हम टैक्स भरते हैं, वो उसका भी हम यहाँ विवरण देते हैं, जैसे कि आयकर, भूमि कर, संपत्ति कर, ये सारे कर का यहाँ पर हम विवरण अंकित करते हैं। इसके बाद है कुल शुद्ध आय। कुल शुद्ध आय में जितना हमारी सब आय बचता है वो कुल शुद्ध आय होता है, उसका विवरण हम यहाँ पर अंकित करेंगे। ये तो हमारे बजट की रूपरेखा है, सब जगह से प्राप्त होने वाले आय। इसके बाद है ये हमारी आय है, हम इन आय को किस मद पर खर्च, जो हम बजट बनाते हैं तो बजट में हमारी मद क्या क्या होनी चाहिए। पारिवारिक बजट तो बना ले, लेकिन उस बजट में कौन सी मद होनी चाहिए, ये इसकी भी जानकारी हमको रखना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है भोजन, क्योंकि हम जब भी बजट बनाते हैं सबसे पहला स्थान भोजन को देते हैं। भोजन पर हम सबसे पहले खर्च करते हैं, तो हमारे बजट में जो व्यय की मद होती है वो भोजन होता है। दूसरा होता है वस्त्र जो खरीदते हैं या दर्जी को सिलाते हैं, वो सभी का यहाँ पे सभी व्यय को यहाँ पे जोड़ा जाता है। इसके बाद आवासीय किराया, अगर हम किराया पे रहते हैं तो अब वो किराया पे वो हमारी व्यय की मद होगी बजट में। और अगर हम किराए पे नहीं रहते हैं, अपने खुद के मकान में होते हैं, तो जो मकान का हम जो मेंटेनेंस के लिए पैसे खर्च करते हैं उसका यहाँ पे जो उस पे व्यय करते हैं वो यहाँ पे अंकित होता है। चौथा है प्रकाश एवं ईंधन। प्रकाश और ईंधन मतलब जो प्रकाश, जैसे बिजली पे हम जो पैसा खर्च करते हैं, और ईंधन खाना बनाने के लिए, और जो कहीं हमारी खुद की गाड़ी है उसको में जो भी ईंधन भराते, वो सब पे जो हम व्यय करते हैं उस पर उसका विवरण यहाँ पे रहता है, वो हमारी व्यय की मदें होती हैं। पांचवा है शिक्षा पे जितना हम खर्च करते हैं उसको भी यहाँ बजट में उसका भी विवरण अंकित करते हैं। स्वास्थ्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हम खर्च करते हैं, बीमारी के लिए या स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं वो हमारी स्वास्थ्य के अंतर्गत वो मद आता है। इसके बाद है सातवां है मनोरंजन भी बजट की एक मद है। कहीं भी हम जाते हैं मनोरंजन के लिए, पिकनिक पे या मनोरंजन सिनेमा घर में जाते हैं या खेल कूद करते हैं या कहीं भी मनोरंजन के लिए जो भी हम पैसे खर्च करते हैं वो भी हमारे बजट में आता है। सबसे लास्ट है बचत। जब भी हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो बचत को निश्चित रूप से ध्यान में रखकर ही पारिवारिक बजट बनाते हैं, क्योंकि अगर हम बचत को ध्यान में नहीं रखेंगे तो भविष्य में जो भी हमारे खर्चे होंगे उसके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं रहेगा, कोई भी बचत नहीं रहेगा। तो जब भविष्य में जो भी जरूरत पड़ेगी तो हम
दूसरे से लेकर ऋण लेकर उसको पूरा करेंगे तो वो एक अच्छा बजट नहीं माना जाता। तो ये हमारे सब पारिवारिक बजट की विभिन्न मदें हैं जिसको ध्यान में रखकर हम बजट बनाते हैं। अब हम आपको बजट के प्रकार बताएंगे। जब बजट बना लिया जाता है इसके बाद बजट के प्रकार, बजट कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले होता है घाटे का बजट। कोई भी जब बजट बनाया जाता है तो वो घाटे का बजट नहीं बने। घाटे का बजट वह होता है जिसमें जितनी आय हमारी होती है उससे अधिक व्यय करना। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी आय कम है, हमारी इनकम कम है, हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं, वो घाटे का बजट होता है। तो घाटे का बजट अच्छा बजट नहीं होता क्योंकि इसमें परिवार पर ऋणग्रस्तता रहती है। क्योंकि जितनी आय उसकी रहेगी उससे ज्यादा अगर वो खर्च करता है तो वो खर्च कहाँ से करेगा, किसी न किसी से वो उधार लेगा, ऋण लेगा तभी खर्च करेगा। तो वह घाटे का बजट होता है। ये बजट, घाटे का बजट अच्छा बजट नहीं माना जाता। दूसरा है संतुलित बजट। संतुलित बजट मतलब जितनी हमारी आय है उसी के अनुसार व्यय करना। यानी जितनी हमारी कमाई है, परिवार की जो कमाई है, जो इनकम है, जितनी है उतना पूरा अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करना, वो संतुलित बजट होता है। इसमें बचत का प्रावधान नहीं होता। यह भी बजट अच्छा बजट नहीं होता क्योंकि अगर हम बचत का प्रावधान नहीं करेंगे तो हमारा बजट अच्छा माना नहीं जाता। भविष्य की जो जरूरत की चीजें होती हैं, जब हमारी इनकम कम हो जाती है या अचानक से कोई बीमारी हो जाए या फिर शादी विवाह कोई भी पार्टी में, तो हमें अधिक पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर हम बचत नहीं करेंगे तो उन सब चीजों की हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए संतुलित बजट भी अच्छा बजट नहीं होता। हालांकि इसमें जितनी हमारी आय होती है वो सब खर्च कर दिए जाते, इसमें ऋणग्रस्तता नहीं होती, लेकिन फिर भी यह बजट अच्छा बजट नहीं माना जाता। तीसरा है बचत का बजट। बचत का बजट सबसे अच्छा बजट होता है। इसको सर्वोत्तम बजट कहा जाता है क्योंकि पारिवारिक बजट में जो बजट बनाया जाता है तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन पे खर्च करने के बाद भविष्य की जरूरत की चीजों को पे खर्च करने के लिए कुछ पैसे बचा लिए जाते हैं और उन पैसे को कहीं निवेश किया जाता है ताकि उसमें वृद्धि होती रहे। तो वो बजट अच्छा बजट होता है। इस प्रकार बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने ये जान लिया है कि पारिवारिक बजट क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके पारिवारिक बजट से हमको क्या लाभ मिलता है या क्या महत्व है उसका, और बजट के मद क्या होते हैं, कौन सा बजट अच्छा होता है और बजट कितने प्रकार के होते हैं। ये सब सारी जानकारी हमको आज प्राप्त हो गई है। आगे की क्लास में हम लोग बजट के नियम, सिद्धांत, जो मुख्य सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे।